वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। आज की क्लास में हम 13 जनवरी का पेपर रिव्यू देखेंगे, कैसे क्वेश्चन आए और अब जिनके एग्ज़ाम 17 जनवरी से शुरू होंगे उनको क्या स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। देखिए, मैंने कम्युनिटी टैब में भी लगाया कि पेपर थोड़ा सा हार्ड था। एक्चुअली में कुछ बच्चों ने स्टार्टिंग में बोला, लेकिन उसके बाद कमेंट में मेरे पास बहुत कमेंट आए और मतलब जीमेल पर भी मेल आया कि नहीं मैम, पेपर टफ नहीं था। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट पढ़कर जो बच्चा गया है उसके लिए पेपर टफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ पढ़ावे में से ही, जो जितना भी पढ़ाया है आपको सब कुछ उसी में से देखने को मिला है। हाँ, चीज़ें घुमा कर पूछी गई हैं, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप पेपर बहुत ही आसानी से कर ले जाएंगे। पेपर लेंदी है, क्यों? क्योंकि मैच द फ्लोइंग, कथन वाले क्वेश्चन, डायरेक्ट ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल सिंगल लाइन दिख के आपको ऑप्शन दे दिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में आपको पढ़ना पड़ेगा और तब आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेपर टफ लगने लगता है, क्योंकि जब आपका टाइम जा रहा होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड जो है चीज़ों को टफ मानने लगता है। तो ऐसा नहीं सोचना है। पेपर बहुत बढ़िया आ रहा है। सब अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप साइंस में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करेंगे। अब तक स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ये रिव्यू 100% दिया है कि मैम आपने जो 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई थी लास्ट में, कि जिनमें से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, वो बहुत ही हेल्पफुल रही हैं। तो आई बटन में उस 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस का लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके वो 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस देखें, 5 मॉक टेस्ट देखें, वहाँ से बहुत हेल्प हुई है। और जो लास्ट में की पॉइंट वाली मैंने एक क्लास कराई थी कि जिनमें से 100 क्या 200% बोला था मैंने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो की पॉइंट वाली क्लास और आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास और 5 मॉक टेस्ट और साथ में प्रीवियस ईयर 2021 के प्रीवियस ईयर तो कर कर ही जाने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 20 में से 6 या 7 क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर वाली जो मैंने 5 क्लास हैं उसमें, मतलब एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, इसका भी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है और आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा और एंड स्क्रीन पर भी लिंक मिल जाएगा। किसी को नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसमें उस प्लेलिस्ट में 5 क्लासेस हैं, 2 तो पेडागोजी की हैं जिसमें हमने 2021 के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन कंप्लीट किए, और सेम 2 क्लासेस हैं आपकी कंटेंट की जिसमें हमने 2 क्लास में ही सारे शिफ्टों के प्रीवियस ईयर कंप्लीट किए, और एक न्यूमेरिक वाली क्लास है। वो 5 क्लास भी आप देख लेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ये उन बच्चों के लिए है जो लास्ट टाइम में जुड़े हैं, उनको ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस, मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंट पॉइंट वाली जो क्लास थी एक, और साथ में 2021 के प्रीवियस ईयर, ये आप कर कर चले जाइए। और ये सारे जो रिव्यूज़ कराए हैं अब तक 28, 29 के, और फिर ये जो अब आपके जनवरी में पेपर हुए हैं, ये रिव्यूज़ देख जाइए। तो डेफिनेटली 20+ तो आप साइंस में 100% जो है स्कोर करेंगे। तो ये मैंने आगे वाले बच्चों को स्ट्रैटेजी बता दी है। और जो इस चैनल से अभी नए नए जुड़े हैं, जिनको और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है और डाउट चीज़ें चल रही हैं कि अब हम कैसे करें, तो वो पर्सनली नोट्स भी ले सकते हैं। देखिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उनको तो ज़रूरत है ही नहीं। जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहते हैं, ये उनके लिए कि कुछ बच्चे का टारगेट होता है कि नहीं हमें तो 25+ ही लेके आना है, हमें तो बहुत ही बढ़िया स्कोर करना है। तो ये उन लोगों के लिए है। बहुतों को क्या होता है, सिर्फ देखिए 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक को अच्छा स्कोर भी करना है, एक को क्या करना है कि हाँ बस मैं पास हो जाऊँ। देखिए, दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि ये वैसे भी क्वालिफाइंग नेचर वाला एग्जाम है। पर अब सुनने में आ रहा है आगे इसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैम से नोट्स ले सकते हैं, वो 32 क्लासेस वाले पूरे बढ़िया कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी है 6, 7, 8 की। ये जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस जिसका हर बच्चा जिक्र कर रहा है कि इनको देखकर ज़रूर जाना है, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और साथ में कंटेंट और पेडागोजी के 2021 के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए हैं जो भी रिसेंट जुड़े हैं और जिनको सीरियसली पढ़ना भी है, या पहले से भी जुड़े हैं जिनको एंड में रिवीजन करना है, तो वो मैम को मेल कर सकते हैं shilpi ch511@gmail.com पर। वहाँ पर आप मुझे मेल करेंगे, मैं तो बता दूंगी इस UPI ID shilpi8@paytm पर 120 रुपये आपको पे करने हैं। आप अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो व्हाट्सएप पर आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो नोट्स को लेकर बेफिक्र रहें, सभी को उनकी व्हाट्सएप पर जो है नोट्स मिले हैं। और आगे भी अगर कोई बच्चा परचेज़ करना चाहता है तो बहुत ही आपके लिए नॉर्मल अमाउंट है, आप चाहें तो ले सकते हैं, आपका ही बेनिफिट है। क्योंकि ये जो नोट्स हैं आपके यहीं पर नहीं रुक जाएंगे, ये आपको कहीं ना कहीं KBS में 5 से 6 क्वेश्चन स्कोर कराने में, और साथ में कहीं ना कहीं सुपर टेट में 5 से 6 क्वेश्चन स्कोर कराने में ये नोट्स आपको बहुत मदद करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बने।
पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जब मैंने 9 जनवरी का रिव्यू कराया था तो उसमें इसका दूसरे वे में करके क्वेश्चन पूछा गया, और 13 जनवरी में देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया। जिस बच्चे ने 9 जनवरी का रिव्यू देखा था उसका ये क्वेश्चन 100% सही हुआ होगा। इफ़ द फ्रीजिंग पॉइंट हिमनाग बिंदु जो -3 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें बताना है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, कथनाग बिंदु होगा, वो कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे, 100 डिग्री के बराबर होगा, 100 डिग्री से कम होगा, 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आंसर होगा 100 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि जो पानी आपका बर्फ़ बनता है, फ्रीजिंग पॉइंट है उसका, वो 0 डिग्री होता है, लेकिन अब वो -3 डिग्री हो गया। तो ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, पहले 0 पर हो रहा था लेकिन अब और भी ज़्यादा लो पर हो रहा है, -3 पर हो रहा है। तो सेम ऐसी वाटर के साथ होगा, जो वाटर 100 डिग्री पर हो रहा था वो 100 डिग्री पर नहीं होगा, वो ज़्यादा पर जो है आपका कथनाक बिंदु जो है वो उसका बढ़ जाएगा। तो आंसर वहाँ पर हो जाएगा मोर देन 100 डिग्री। और जो 9 जनवरी में क्वेश्चन बना था वो ये बना था कि अगर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 की जगह 120 है तो बताइए उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वो बिलो 0 चला जाएगा, है ना, जैसे -3 दे दिया यहाँ पर। तो देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो ये जो रिव्यूज़ हैं पेपर के आपके सारे, ये ज़रूर देख कर जाएँ, यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो समझ में आ गया। अगर फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहाँ से ये बात रख लीजिए कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जो हमारा अर्थ पर हम बात कर रहे हैं अपने प्लेन सरफेस पर, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब जो पानी 100 डिग्री पर बॉयल भाप बनना शुरू कर रहा था, वो अब पानी हो सकता है 110 या 120 डिग्री पर भाप बनना जो है वो शुरू करे। और एक बात और याद रखेंगे, जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके पेपर में बना था। इफ़ वी थ्रो अ बॉल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर हम किसी गेंद को फेंकते हैं तो उस पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, ये हमको बताना है। अब आपको पता है न्यूटन में भी ये तो बेसिक बच्चों को भी पढ़ा है कि सेब फेंका वो नीचे आया। क्यों आया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम कर रही है। जो अर्थ है हर चीज़ को अपनी तरफ, अर्थ के सेंटर में से अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहाँ पर लग ही रहा है। ड्रैग फोर्स, देखिए ये ड्रैग फोर्स क्या होती है, ये फ्रिक्शन फोर्स ही होती है, घर्षण बल ही होता है जो क्या करता है, वस्तु को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब आपने वस्तु हवा में फेंकी, बॉल हवा से नीचे को फेंकी, तो हवा में भी तो क्या है भाई, पार्टिकल हैं, कण हैं, वो बॉल से टकराएंगे तो वो बॉल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करने के बाद वो बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ड्रैग फोर्स, घर्षण बल जो है वो भी बॉल पर लगेगा, और साथ में जो एयर का रेजिस्टेंस है वो भी उस पर, हवा का जो प्रतिरोध है, हवा भी तो उसको रोकने की कोशिश कर रही है, वो भी उस पर कार्य करेगा। तो ये तीनों के तीनों बल जो हैं वहाँ पर लगेंगे। तो जिसमें ये तीनों ऑप्शन होंगे वो वाला आंसर आपका सही हो गया होगा। ये आगे भी याद रखेंगे आप। न्यूमेरिक का एक एवरेज स्पीड का औसत चाल का क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिला। उसके अलावा खरीफ की क्रॉप, देखिए रावी और खरीफ से हर सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो खरीफ की फसलों का जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो उसमें देखिए यहाँ पर ये आप याद रखेंगे, ये जो रवि की फसलें होती हैं उसमें आपके क्या आ जाते हैं, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी, जई, ये सारे के सारे क्या है, रवि की फसलें हैं। और रवि की फसलें वो होती हैं जो विंटर की फसल होती है। जैसे गेहूँ जस्ट अभी अभी बोए गए हैं तो वो इस टाइम बोए जाते हैं, और मार्च के टाइम में क्या कर ली जाती है, उनकी कटाई करी, जैसे कहते हैं ना होली पे गेहूँ कटते हैं, तो मार्च अप्रैल के टाइम में उनकी कटाई कर ली जाती है। तो वो रबी की फसलें होती हैं। जो जून जुलाई के गर्मी के मौसम में जो बोई जाती हैं, जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, वो होती हैं आपकी खरीफ की फसलें। तो इसमें जाता है चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन और मूंगफली। याद रखेंगे दोनों के दोनों। देखिए तभी तो हम इस टाइम मूंगफली खा पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो इस टाइम ही कटाई होती है, उसकी हार्वेस्ट होता है। तो मतलब बोई किस समय गई होगी, जून जुलाई के समय। तो सोयाबीन और मूंगफली, और ये सारी की सारी क्या है, खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ से रिलेट करता हुआ आपका एक क्वेश्चन जो था 13 जनवरी में देखने को मिला। उसके अलावा वुड पल्प, ये तो मैंने बहुत बार बताया है। कास्ट लुगदी, ये कौन से फाइबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आपकी रेयॉन की। जो रेयॉन होता है ना तो वो नेचुरल फाइबर है जो प्रकृति से प्राप्त होता है, वो ना तो वो प्राकृतिक तंतु है, और ना ही वो सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम तंतु है। बेसिकली वो दोनों के बीच में आता है। वो सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, वुड के पल्प से मिलता है। जो वुड होती है उसकी खाल से
जो है ये हमें मिलता है। और ये होता है आपका क्या, रेयॉन, जिसको यहाँ पर आंसर होना था रेयॉन। ये हमें काष्ठ लुगदी से प्राप्त होता है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम आर्टिफिशियल सिल्क जो हैं वो यहाँ पर बोलते हैं। एक्राइलिक के बारे में याद रखेंगे, उसे हम आर्टिफिशियल वूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल। और जो एक्राइलिक होता है वो आपका सिंथेटिक फाइबर होता है। जिन बच्चों ने नोट्स लिए होंगे उसमें पूरा चैप्टर आपका पूरा दे रखा है अच्छे से, बाकी आप 32 क्लासेज में भी जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर पूरा आपका फाइबर वाले चैप्टर मैंने अच्छे से समझाए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी आपकी रेयॉन की, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। और जो सिल्क होता है ना, याद रखेंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर होता है। अगर क्वेश्चन बने सबसे स्ट्रॉन्ग नेचुरल फाइबर कौन सा है, तो वो आपका सिल्क होगा। अब अगली बार में क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है किसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो तब भी आपका आंसर क्या होगा, वो आपका रेयॉन ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बना। देखिए, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने बताया था 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस में कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और यहाँ से क्वेश्चन बना। कॉन्टैक्ट फोर्स वो हैं जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आएंगी और फिर वस्तु खिसकेगी, उस पर बल लगेगा, उस समय जो फोर्स कार्य करता है वो कॉन्टैक्ट होता है। जब दो वस्तु दूर दूर हैं फिर भी वो एक दूसरे को खींचने की या धक्का देने की कोशिश कर रही हैं या बल लगा रही हैं, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए, ये जो बॉल गिर रही थी नीचे को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ इसे खींचने की कोशिश कर रही है, तो ये दोनों क्या एक दूसरे के संपर्क में नहीं, दोनों दूर दूर है, फिर भी एक बल जो है, फोर्स जो है कार्य कर रहा है, तो वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, याद रखेंगे सारा जो बोल रही हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब उसके उदाहरण में आ जाएंगे। हो सकता है कल को आपसे जब 17 में पेपर हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह मैग्नेटिक फोर्स जो है आपसे पूछ लिया जाए। तो कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट समझ में आया। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपकी नॉन कॉन्टैक्ट असंपर्क बल का जो है वो उदाहरण है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जब मैंने मॉक टेस्ट कराए हैं वहाँ पर भी ये ओविपोरस और विविपोरस मैंने आपको अच्छे से समझाया था। ओविपोरस से क्वेश्चन ये बना था कि कुछ जो हैं जानवरों के उदाहरण दे रखे थे, उनको सेलेक्ट करना था कि उनमें कौन से आपके ओविपोरस हैं। ओविपोरस कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, अंड प्रजनन होते हैं। जैसे मुर्गी है ना, हैन हो गई, अंडा देती है, तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो जानवर अंडे देते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके ओविपोरस हो जाते हैं। और विविपोरस वो होते हैं, जरायुन वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे अब हम ह्यूमन हो गए, फीमेल जो होती हैं ह्यूमन में, वो बच्चों को जन्म देती हैं। जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं वो वाले एनिमल तो आपके विविपोरस हो जाएंगे, और जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, वो वाले एनिमल जो हो जाएंगे वो आपके ओविपोरस हो जाएंगे। तो वो हो सकता है जैसे 13 जनवरी को ओविपोरस पूछा गया, अब आपसे पूछ लेगा विविपोरस। तो विविपोरस में जो जैसे आपका बफेलो हो गया, तो बफेलो जो होती है, जो भैंस होती है, वो क्या करती है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो वो विविपोरस हो जाएगी। तो ध्यान से सोचिएगा कि कौन से विविपोरस होंगे, कौन से बच्चों को जन्म दे रहे हैं, और ध्यान से सोचिएगा कौन से एनिमल हैं जो अंडे देते हैं। तो अंडे वाले ओविपोरस और बच्चों को, यंग वन को जन्म देने वाले विविपोरस, या हिंदी में बोलेंगे जरायुंज। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन था, की वाली जो क्लास कराई थी लास्ट में कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लास्ट में साइंस के लिए, तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज आपको फिर से दिखाई थी, जिसमें सोडियम पोटाशियम जो होता है वो सबसे रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा। सोडियम हो गए, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे बहुत रिएक्टिव हैं। लेकिन जैसे ही हम नीचे आ जाते हैं, कॉपर से नीचे है ना, और भी नीचे चले जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटिनम जो होता है वो सबसे कम, लीस्ट रिएक्टिव है आपका, कौन सा, प्लेटिनम। तो ये सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज से भी ये क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, तो फिजिकल और केमिकल चेंज को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से पहचानना था कौन सा मतलब सही है, सही जो है वो पहचानना था। अब जैसे वुड का जलना ऐसे दे रखा, तो उसमें एक पानी का उबलना, तो देखिए पानी का उबलना तो फिजिकल चेंज है, और उसको हम बदल भी सकते हैं। कैसे, जैसे पानी उबला तो वो क्या बनेगा, भाप बन जाएगा। फिर हम उसका कंडेंसेशन, संघनन कर देंगे। संघनन, कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन संघनन क्या होता है कि जब हम भाप जो बन गया, वेपर बन गई, उसको फिर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो वो आपका कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, अब जैसे वुड का जलना,
तो वुड का जलना यहाँ पर होगा आपका केमिकल चेंज, सीधी सी बात है, क्योंकि वो जलकर क्या बन गई, वो राख बन गई, ऐश बन गई। और साथ में अब उस क्या राख से आप फिर लकड़ी बना सकते हैं, नहीं, तो वो अपरिवर्तनशील होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन था। तो फिजिकल चेंज में सिर्फ वस्तु की अवस्था बदलेगी, जैसे मेरे ऊपर रंग कर दिया या लकड़ी को काट दिया, ठीक है, लकड़ी को काटना और जलाने में अंतर है, काटने में फिजिकल चेंज है, उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पर केमिकल चेंज है, और जहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, सिर्फ पदार्थ जो है अवस्थाएं बदलता जा रहा है, काट दिया पेपर को, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, रंग कर दिया किसी चीज़ पर, तो वहाँ पर वस्तु तो वही है लेकिन हमने उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट कर दिए, तो वो है आपका फिजिकल चेंज। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना था। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो केमिकल चेंज हैं, जो आपके रासायनिक परिवर्तन हैं, उसके और उदाहरण दे रखे हैं। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का पिघलना, दो चीज़ें होंगी। मोमबत्ती जब पिघलती है तो वो वैक्स जो है जल के आपकी पूरी क्या होती है, सॉलिड बन जाती है ना, इस तरह से पूरी जल जाती है, लिक्विड बनती रहती है और वो जलती रहती है। तो वो मोम का पिघलना हो गया। लेकिन मोम का जलना, उसमें आपने देखा होगा काले रंग की एक पतली सी डोरी होती है, वो राख बनाती चली जाती है, तो वो मोमबत्ती का जलना है। पटाखों का फटना, पटाखे आपने देखे होंगे, वो बहुत सारे रंग देते हैं, तो वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड रंग हमें देखने को मिलते हैं। दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, है ना। अगरबत्ती का जलना, वो भी आपने देखा होगा डायरेक्ट राख में बदल जाती है, उसको जलाती हैं, तो वहाँ पर जीवों का बड़ा होना, याद रखेंगे, जीवों का बड़ा होना भी आपका केमिकल चेंज ही होता है। भोजन का पकना या पचना या सड़ना, ये सारी की चीज़ें आपकी केमिकल चेंज में आ जाती हैं। मैग्नीशियम के फीते का जलना, क्योंकि एनसीईआरटी में जिक्र हुआ है, मैग्नीशियम को लेके आते हैं तो वो फीता उसका जल जाता है, राख में बदल जाता है, तो वो भी केमिकल चेंज है। कोयले और लकड़ी का जलना, कागज़ का जलना, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपकी केमिकल चेंज है। हो सकता है अगली बार यहाँ से ही आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को अपने एग्ज़ाम में जो है वो मिले। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो बना वो यहाँ से बना, और पिछले ही जब रिव्यू कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि सिलाइवरी ग्लैंड से अगर क्वेश्चन आ रहा है, लाला ग्रंथि से अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सिलाइवरी ग्लैंड के अंदर हमारा सिलाइवा होता है, जो लार होती है, वो जो हमारे भोजन में स्टार्च होता है, उसको किस में बदल देती है, उसको शुगर में बदल देती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आपका बना था। फिर ट्यूबरक्लोसिस से आपका क्वेश्चन बना था, ये तो हर सेट में बनना, जैसे खारीफ और रवि क्रॉप से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, या फिजिकल केमिकल चेंज से हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, सेम ऐसे ही ट्यूबरक्लोसिस वाले चैप्टर से हर सेट में, मतलब ट्यूबरक्लोसिस नहीं, बैक्टीरिया या वायरल डिजीज, जो आपके जीवाणु और विषाणु जनित रोग हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपका बन रहा है एग्जाम में। ट्यूबरक्लोसिस जो है, टीबी जो है, मैंने बहुत बार बताया है, ये आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये आपके जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है, तो याद रखेंगे टीबी जो है वो बैक्टीरिया से होती है। अब जैसे पोलियो पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे पोलियो जो होता है वो वायरस से होता है। तो इस तरह के जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग जो हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये बुआन फोर्स वाला चैप्टर जो है आपका, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला, जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्लासेज में पहला ही चैप्टर आपको कराया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना कि अगर पानी, वाटर की डेंसिटी एक है, पानी की डेंसिटी घनत्व जो है उसका एक है, पेट्रोल का घनत्व जो है डेंसिटी जो है वो 0.9 है, सनफ्लावर का जो घनत्व है वो 0.8 है, और अल्कोहल का घनत्व जो है वो 0.4 है, तो शायद इनको पूछा गया था कुछ अरेंज करके क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन तो बच्चे नहीं बता पाए, तो इनको शायद अरेंज करने के लिए पूछा गया होगा, या ये पूछा गया होगा कौन पानी में तैरेगा या फ्लोट करेगा। अब देखिए पानी की डेंसिटी एक है, पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो बचे हुए सारे के सारे जो हैं उनकी डेंसिटी पानी से कम है, तो कहीं ना कहीं वो पानी में फ्लोट ही करेंगे, पानी के अंदर डूबेंगे नहीं, चाहे वो आधा फ्लोट करें या थोड़ा कम करें, लेकिन वो पानी में सारे के सारे ही क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। और अगर इनका सीक्वेंस पूछ लेता तो जो अल्कोहल है इसकी डेंसिटी सबसे कम है, तो ये सबसे ऊपर आएगा, फिर ये आ जाएगा सनफ्लावर, फिर आपका पेट्रोल आ जाएगा, और पानी तो नीचे रहेगा ही। पर ये तीनों के तीनों भैया पानी में फ्लोट करेंगे, क्योंकि तीनों की डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से क्या है, कम है, घनत्व कम है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बना था वो पेंडुलम वाले टॉपिक से क्वेश्चन बना कि पेंडुलम में क्या चेंज करने पर उसकी स्पीड पर असर आता है। पेंडुलम मतलब लोलक, तो उसकी चाल पर परिवर्तन लाने के हमें क्या करना होगा। 2021 में भी ये क्वेश्चन में मैंने समझाया था और मॉक टेस्ट में भी मैंने ये अच्छे से समझाया था। देखिए जो लोलक होता है, पेंडुलम होता है, वो बिल्कुल झूले की तरह काम करता है। जैसे आप बचपन में झूले होंगे तो झूला होता है ऐसे बंधा हुआ होता है और उस पर आप यहाँ बैठ जाते हैं तो वो आगे जाता है, पीछे जाता है, ऐसे जाता है, ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है। तो उसमें आपने देखा होगा जब बचपन में आप झूला करते थे तो आप जब अपनी चाल, उस झूले की चाल को बढ़ाने के लिए आप क्या करते थे, झूले पर खड़े हो जाते थे। खड़े होने से वो झूला जो धीरे धीरे चल रहा था वो तेज तेज चलने लगता है। तो वहाँ पर मैं खड़ी हो गई, तो जो लेंथ पहले यहाँ से यहाँ तक थी, पूरी एल थी, वो खड़े होने के बाद लेंथ मैंने कम कर दी। और लेंथ कम करने से, लंबाई कम करने से क्या हुआ, जो झूले की चाल है वो बढ़ गई। और झूला भी बिल्कुल लोलक की तरह, पेंडुलम की तरह ही काम करता है। तो यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है। अगर मैं लेंथ कम कर दूंगी तो मेरी जो चाल है वो बढ़ जाएगी। सेम ऐसे ही जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, लेंथ कम करने पर टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। कैसे कम हो गया, सीधी सी बात है, चाल बढ़ गई। तो जिस जगह पर मुझे 5 मिनट में पहुँचना था, जब मैंने चाल बढ़ा दी तो उस जगह पर मैं अब 2 मिनट में ही पहुँच जाऊँगी। तो लेंथ कम करने से चाल भी बढ़ गई और टाइम पीरियड कम हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लेंथ कम करते हैं वैसे वैसे याद रखेंगे, जैसे जैसे लंबाई कम करोगे टाइम पीरियड भी कम होता चला जाएगा। क्यों कम होता चला जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पर स्पीड जो है, जो चाल है वो बढ़ा ली। तो लेंथ कम करने से चाल बढ़ती है और टाइम पीरियड आपका कम होता है, ये बात आप याद रखेंगे। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, टाइम पीरियड जो पेंडुलम के केस में होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मैं लेंथ को, लंबाई को अगर 4 गुना कर दूं, 4 गुना मतलब √4 हो गया, तो मेरा जो टाइम पीरियड है, जब √4 को मैं खोलूंगी तो वो 2 आ जाएगा। तो मेरा टाइम पीरियड जो है वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अगर लंबाई 4 गुना हुई तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया, दुगना वहाँ पर हो गया। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। क्यों, क्योंकि आगे इन्हीं तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका एसिड बेस से था, वही आ रहा होगा इंडिकेटर वाला क्वेश्चन। वो मैंने पहले रिव्यूज़ में भी, 1-2 रिव्यूज़ में आपको पूरा वो बता दिया था। टर्मरिक का क्या है, फिनोल्फथलीन का क्या है, मिथाइल ऑरेंज का क्या है, चाइना रोज़ का क्या है। यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपके बार बार जो है वो बन रहे हैं। तो सारा देख लीजिएगा क्या परिवर्तन होता है। अब आने वाले पेपरों में लिटमस से ज़रूर बनेगा। लिटमस में क्या फ़र्क होता है, याद रखेंगे। एसिड के केस में जो लिटमस होता है, अम्ल एसिड के केस में जो लिटमस पत्र है वो नीले को लाल कर देता है। और बेस के केस में, क्षारक के केस में जो लिटमस पत्र है वो लाल को नीला कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना था वो ये देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। डिफरेंस इन आइज एंड कैमरा लेंस। देखिए जो आंखों में लेंस होता है और जो कैमरा में लेंस होता है वो दोनों के दोनों ही आपके कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कौन सा लेंस होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस वही काम करता है जो कॉनकेव मिरर करता है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में बहुत ज़्यादा पास आने पर इमेज बड़ी और वर्चुअल हो जाती है, दूर जाने पर इमेज छोटी और रियल हो जाती है ना। ये सब हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो उस केस में पूछा था क्या अंतर आएगा, तो दोनों में क्या अंतर होता है। जो कैमरे का लेंस होता है और जो आंखों का लेंस है दोनों कॉन्वेक्स हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि आंखों का जो लेंस होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन आई का लेंस होता है वो उसका फ्लेक्सिबल अपर्चर होता है, जिसकी वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती रहती है। लेकिन जो कैमरे का फोकल लेंथ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम आंखों के जो लेंस हैं उनका जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो सकती है, चेंज होती है, हो सकती नहीं, चेंज होती है। ठीक है, लेकिन कैमरे का जो फोकल लेंथ है वो उसको हम बदल नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन इस तरह का आई थिंक क्वेश्चन बना था। देखिए उसके बाद बच्चे ने एक ये वाला क्वेश्चन भेजा, ये आपका मैच द फॉलोइंग करके इस तरह से क्वेश्चन बना। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। एक मेटल जो रूम टेम्परेचर पर तन्य है, तो रूम टेम्परेचर पर जो तन्य मेटल होता है वो कौन सा होता है, वो आपका मरकरी होता है ना। हम बहुत बार पढ़ते हैं एक्सेप्शन के तौर पर कि मेटल जो होते हैं, धातु जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर आपका लिक्विड स्टेट में होता है, तन्य है।
ठीक है। वैसे तो सोडियम भी यहाँ पर तन्य ही हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस में क्या दिए थे मैच द फ्लोइंग में। ठीक है। उसके बाद एक नॉन मेटल जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो आपका होता है ग्रेफाइट। ठीक है। जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जब मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस कराई थी तो वहाँ पर ये बात बताई थी। ठीक है। उसके बाद एक मेटल जो सॉफ्ट है और उसे नाइफ से कट किया जा सकता है, तो यहाँ पर बात हो रही है सोडियम की। देखिए सोडियम को नाइफ से कट किया जाता है क्योंकि ये मुलायम होता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद मेटल जो एयर के साथ बर्न कर जाती है। देखिए मेटल नहीं होगा यहाँ पर, नॉन मेटल होगा जो एयर के साथ बर्न कर जाती है, तो फॉस्फोरस ऑप्शन में ज़रूर दे रखा होगा, इस तरह से पूछा गया होगा ये पक्का। तो फॉस्फोरस ऐसा नॉन मेटल है जो एयर के साथ बर्न करता है, इसी वजह से हम उसे पानी में रखते हैं। चमकने वाली नॉन मेटल, तो वो तो आपकी आयोडीन होती है। नमक जो होता है, आयोडीन जो होती है उसमें वो चमकती है, तो चमकने वाला नॉन मेटल जो होता है वो आपका आयोडीन होता है। ये भी मैंने बताया था। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मस्ट हैं, उनको देखकर जरूर जाना है भाई, उनको देखे बिना काम नहीं चलेगा। अब देखिए एक तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का विस्थापन अभिक्रिया से भी एक क्वेश्चन था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना था कि आयरन जो Fe है उसे कॉपर सल्फेट CuSO4 में जब डालेंगे तो क्या होगा। देखिए रिएक्शन ज़रूर होगी, क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन में पड़ा मेटल है जो कि कॉपर है, Cu क्या है आपका कॉपर है, तो वो कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव होने की वजह से जो सिंगल मेटल है Fe आयरन, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। जब सिंगल मेटल सॉल्यूशन में पड़े मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो भैया वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है और वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से Cu को और बना लेगा क्या, FeSO4, और कॉपर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। NCERT में रिएक्शन दी है, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेज में भी ये रिएक्शन मैंने समझाई थी। तो यहाँ पर जो है FeSO4 और कॉपर जो है वो आपका बन जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में बने। मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की आपको कोशिश करी है। बाकी एक कंबाइन एनालिसिस मैं करा दूंगी, और कल और परसों आपके लिए 2 मॉक टेस्ट आ जाएंगे, जिससे जो आगे जिन बच्चों के एग्जाम हैं उनको बहुत ही अच्छा स्कोर करने में मदद मिले। थैंक यू।